हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू स्मार्ट नंजास। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर एड्स एज वेल एज कैंसर। हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। देखो, बोर्ड्स के पर्पज से भी ये आते ही हैं क्वेश्चंस, और नीट के पर्पज से भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, अब इसका फुल फॉर्म दे रखा है, क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर इसी को तुम तोड़ तोड़ के समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे ही इम्यून सिस्टम की वो डेफिशिएंसी जो हमने लाइफ टाइम मतलब जीवन के समय में ही एक्वायर की है, ठीक, ग्रहण की है। मतलब ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, यानी कि ये बर्थ टाइम से नहीं होती है। ठीक, अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बच्चे? इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब जब सिम्टम्स का ग्रुप बन जाता है, अब सिम्टम्स का भी ग्रुप है, देख लो, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। देखो, जो एड्स था ना, वो पहली बार कब उसकी मतलब वो रिपोर्ट की गई? 1981 में। अच्छा, एक चीज और याद रखना, याद करो, जो RCH वाला प्रोग्राम था वो 1951 में तुम्हारा चल रहा था। ये जो एड्स से पहली बार कब रिपोर्ट किया गया? 1981 में। वो RCH जो है वो इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड इन द लास्ट 25 years और सो इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक, अब ये फैक्ट्स हैं, ये डेटाज हैं, ये या तो पूछे जा सकते हैं MCQs में, या तो जब क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में तो आप इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आराम से लिख सकते हैं, तो अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, अब देखो, एड्स इज कॉज्ड बाई, अब मैंने बोला था वहां पे जब कॉमन कोल्ड पढ़ रहे थे, वहां पे तुम्हारा कौन सा वायरस था और यहाँ पे कौन सा वायरस है? सी, यहाँ पे रेट्रो वायरस है, वहां पे तुम्हारा राइनो वायरस था। ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों ही वायरस से हो रही है। ठीक, अब ये किससे हो रही है? HIV से हो रही है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वो किसका मतलब मेंबर है? वो रेट्रो वायरस वाले ग्रुप का मेंबर है। ठीक, अब इनने क्या कर लिया है? इन्होंने अपने जो RNA जीनोम है उसके आसपास जो इन्वेलप इनक्लोज कर मतलब बना लिया, जैसे ये RNA है और इसके आसपास इन्वेलप हो गया अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक, अब एक ही चीज आती है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, जो आपको आंसर लिखना होगा बच्चे, तो आप हेडिंग डालिएगा वेज ऑफ ट्रांसमिशन करके, आप पॉइंट्स लिख लेंगे डी। और जो नीट वाले बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिशन ऑफ, मतलब ट्रांसमिशन के कौन कौन से वेज है इनमें से, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चारों के चारों टिक कर देना, मतलब अगर आता है तो। ठीक, अब देखो, पहला तरीका क्या होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब वो जिसको पहले से ही एड्स हो रखा है, अगर उससे आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको HIV के चांसेस होते हैं। ठीक, या फिर आप जो कंटेमिनेटेड ब्लड होता है उसका ट्रांसफ्यूजन हो जाए ब्लड प्रोडक्ट्स का, मतलब मान लो जिस किसी को एड्स है, अब उसका ब्लड हम किसी और को चढ़ाए दे रहे हैं, मतलब जैसे क्या है ना कि लापरवाही वगैरह में, तो उससे भी हो सकता है। या आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो ड्रग्स लेते हैं ना, वो इंजेक्शन से भी लेते हैं, तो अगर वही इन्फेक्टेड निडल जिसको एड है, वही वाली निडल जो है दूसरे ने यूज कर ली, तो उसको भी एड्स होने के चांसेस रहते हैं, खतरा रहता है। या मम्मा से भी चाइल्ड को चले जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू दी प्लेसेंटा। ठीक, तो आप बताइए कौन कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, जिनको ये एड्स हो सकती है? वो इंडिविजुअल्स जिनके मल्टीपल जो है सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स। और क्या इसमें एक पेज ही चला गया है, वेट। हाँ, तो कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं? वो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हैं, वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, और उनका ड्रग्स लेने का तरीका क्या होता है कि वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, या वो इंडिविजुअल्स जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाते हैं, और वो बच्चे जिनकी मम्मियों को जो है HIV इन्फेक्शन होता है। ठीक, ये लोग होते हैं अपनी हायर रिस्क पे। ठीक, अब एक चीज ये आपको ध्यान रखनी, जो HIV है, जो एड्स है, ये केवल फिजिकल टच या कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, तो ये वाला मिसकंसेप्शन लेके, एजम्पशन लेके नहीं चलना है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड की वजह से फैलता है, इसीलिए ये ज़रूरी है फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग कि जो HIV या एड्स के इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको हम फैमिली से आइसोलेट नहीं करें, उनको हम सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करें। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें एजम्पशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस एजम्पशन में नहीं जीना है आपको। There is always a time lag between the infections और appearance of AIDS symptoms। ये चीज़ भी याद रखनी है कि मान लो कोई इंसान है, इसको HIV इन्फेक्शन हो गया, तो अब वो जो हुआ है उसमें और सिम्टम्स दिखने में उसका टाइम लैग रहेगा, मतलब उसके बीच में टाइम रहेगा ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो टाइम लैग का पीरियड है, ये 5 से 10 साल तक भी हो सकता है यूजुअली, कुछ महीने से बहुत सारे साल तक होता है, और यूजुअली क्या होता है 5 से 10 साल तक रहता ही रहता है। ठीक है, अब देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द, अभी मैकेनिज्म दे रखी कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस इंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। ठीक, ये याद रखना है कि जब वो किसी भी बॉडी में जाता है ना किसी भी पर्सन के, तो सबसे पहले क्या करता है, वो इंटर करता है मैक्रोफेजेस पे। वहां पे क्या होता है, जो उसका RNA जीनोम होता है उस वायरस का, वो रेप्लिकेट करता है,
और वो आरएनए से डीएनए बना लेता है। और ये जो आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस होती है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो नॉर्मली क्या हमारा होता है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से हमने प्रोटीन्स बना लिए, ये हमारा नॉर्मल वो रहता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो हम रिवर्स में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। अभी जो वायरल डीएनए होता है ये होस्ट के सेल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे कभी मत जाना, ठीक। I'm sorry for that. The viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and directs the infected cells to produce virus particles. क्या होता है कि ये जो सेल्स बॉडी की होती हैं अभी उसमें चला जाएगा और उसके साथ हो जाएगा। अब उनको ऐसे करेगा कि ये मेरी सेल्स हैं, मतलब वो उनका मालिक बन के बैठ जाता है। अब उनको वो निर्देश देता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, ठीक। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री। इसी वजह से क्या होता है, जो मैक्रोफेज होती हैं वो एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि एचआईवी फैक्ट्री कौन सी हैं, मैक्रोफेजेस हैं। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जाके ही वो निर्देश दे रहा है, ठीक। अब हमने एक चीज़ पहले पढ़ रखी है इम्यूनिटी वाले में कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो हेल्पर सेल्स होती हैं, ठीक। अब जो एचआईवी होता है ये इसी तरीके से हेल्पर टी लिम्फोसाइट में भी इंटर कर जाता है, मतलब जो हमारी हेल्प कर रहा था एंटीबॉडीज बनाने में उसकी भी वो ले रहा है जगह, और फिर वहाँ पे भी रिप्लिकेट करेगा, उसको कंफ्यूज करेगा और अपनी जो वायरसेस की जनरेशन है वो बढ़ाता चला जाएगा। मतलब कुल मिला के ये सारे मैकेनिज्म पे जो है वो करे ले रहा है। अब देखो, द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड। अब इसकी जो जनरेशन होंगी ये अपनी जनरेशन को वैसे ही करता है, फिर ये अटैक करेंगी दूसरी हेल्पर टी लिम्फोसाइट से। इसकी वजह से क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में जो एक्चुअल हमारे लिए वर्क कर रही थी उनका नंबर घट जाता है। और इस पीरियड के टाइम क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स घट गई, अब वो हेल्पर सेल्स थी बी लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट तुम्हारी बना रही थी एंटीबॉडीज को, तो वहाँ पे जाके इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या होएगा, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज की क्वांटिटी होती है या बनाने की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इस टाइम पे क्या होता है, जो पर्सन है उसको बुखार होता है, डायरिया होती है, उसका वेट लॉस होता है, और इतनी ज़्यादा अमाउंट में इस डिक्रीज होता है इन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट का कि जो वो इंसान जिसको मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे हम लोग ऐसे ही लड़ सकते थे, हम उनसे भी इन्फेक्शन करने लग जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है आपका माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगई और इवन पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्म, मतलब जिनको हम बहुत नॉर्मली से मार सकते थे एंटीबॉडीज से, हम उनसे भी अफेक्ट हो जाते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक। The patient becomes so immunodeficient कि she is unable to protect himself against these infections। मतलब वही चीज़ है कि इतना ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है, इतना कमज़ोर पड़ जाता है हमारा इम्यून सिस्टम कि जो नॉर्मल पैथोजेंस थे हम उससे भी इफेक्ट हो जाने लगते हैं। इसके लिए क्या टेस्ट होता है, एक एलिजा टेस्ट होता है। आपने पहले वाले में विडाल टेस्ट पढ़ रखा है, ठीक है, दैट वाज यूज फॉर टाइफाइड, और यहाँ पे एलिजा टेस्ट है वो तुम्हारा एड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में आ सकता था, फुल फॉर्म भी याद करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ठीक, इज ओनली पार्शली इफेक्टिव। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता इस केस में, डेथ तो आनी ही आनी, ठीक। अब देखो तुम्हारी बुक में एक वो दे रखा है डायग्राम। आई विल सजेस्ट कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से लेबलिंग के साथ, आप लोग को तो बनाना ही रहेगा बिना किसी उसके। और जो नीट वाले बच्चे हैं तुमको डायग्राम बनाना नहीं है, बट तुम्हें लेबलिंग देखनी है, कौन सा सेंटेंस कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज़ क्या है, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है। देखो ये है तुम्हारा रेट्रोवायरस, देखो ये तुम्हारा आरएनए जीनोम है जिसके आसपास इन्वेलप है, तुम्हारी थ्योरी में बता रखा था। ये वायरल प्रोटीन कोड बता रखा है और ये वायरल आरएनए कोड है। अब देखो ये जाता है माइक्रोफेज में, मतलब नॉर्मल सेल्स में जा रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल सेल में जाएगा, ये वायरल आरएनए जो तुम्हारा है वो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हो रहा है, ठीक। अब ये जो डीएनए है वो तुम्हारा जाके नॉर्मल सेल्स में चला जाएगा, उसके साथ अपनी तालमेल बना लेगा। अब यहाँ जाएगा, इसको गाइड करेगा, ये अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएगा। अब नए वायरसेस जो है बनाएगा, देखो बना रहा है, और जो नए वायरस है वो दूसरी सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे। ये एनिमल सेल्स का एग्जांपल दे रखा है आपके में, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी दे रखी है। लेबलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आती है ना तो ये नहीं, कॉमन सेंस काम नहीं करता है, फिर वही जो बुक में लिखा हुआ होता है आपको वही टिक करना होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स पे। एज एड्स हैज़ नो क्योर, हमने अभी पढ़ रखा था कि देखो क्या होता है कि हम थोड़े अपना जो टाइम है, स्पैन है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, मतलब पूरी तरीके से ये क्योर नहीं हो सकती है। तो एड्स की क्योर नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन जो होता है वो कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से भी होता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि न्यूमोनिया टाइफाइड की तरह की हम जान नहीं पाए हमें हो गया, मतलब हमने नहीं किया फिर भी हमें हो गया। इसलिए हमें पता होता है एड्स में कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक।
तो कॉन्शियस होती हैं इन चीज़ों में, हमें पता होता है कि इस चीज़ से हमें एड्स हो सकता है, तो हमें उन चीज़ों को ही नहीं करना होता है, ठीक। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स, न्यू बॉर्न मदर, ये सब पुअर मॉनिटरिंग की वजह से होती है, लेकिन जो अदर रीजंस आपको पता है ना, वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, या वो आप देख सकते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए क्या एक्सक्यूज हो सकता है? इग्नोरेंस। और एक चीज़ ये बोली गई है कि मृत्यु जो है वो इग्नोरेंस की वजह से नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करने की वजह से मत मरो, मतलब अगर हमें पता है कि इस चीज़ से हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है, तो उसको क्यों ही इग्नोर करना, ठीक। इन आर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो इसका आपको फुल फॉर्म में रखना है। और दूसरी जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है, जिनको हम लोग एनजीओ बोलते हैं, ये बहुत सारे काम कर रही हैं ताकि लोगों को एजुकेट कर सके एड्स के बारे में। WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं चलाए हैं कि हम HIV इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सके। अब WHO ने क्या किया है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्या कि वो ब्लड बैंक्स जो हैं उनको सेफ रख रही हैं फ्रॉम HIV। कैसे कि ये इंश्योर कर रही हैं कि जो नीडल्स यूज़ हो रही है वो केवल डिस्पोजेबल ही हो, तो सिरिंजेस पब्लिक उसमें यूज़ होती है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखती है कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी को हमने उसी नीडल से लगाया फिर दूसरे वाले को भी उससे ही लगा दिया, ये सब चीज़ें ये इंश्योर कर रही है, ठीक। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स भी कर रही हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ड्रग अब्यूज को भी बता रही हैं, एडवोकेट कर रही हैं अबाउट सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस, सब जो स्टेप्स इन लोगों ने ले रखे। अच्छा होता क्या है, वही चीज़ें टाइम लैग रहता है ना, तो अगर आप चेकअप्स कराते रह जाते हैं तो आपको पता चल सकता है पहले ही, क्योंकि सिम्टम्स तो देर में है, तो सिम्टम्स आने का अगर आप वेट करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक हो सकता है आपने अपने से दूसरे को भी कर दिया हो, तो रेगुलर चेकअप्स आर द बेस्ट ऑप्शन। इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग AIDS is something that should not be hidden since then the infection may spread to men। हाँ, अगर हम छुपाएंगे तो फिर ये बहुत लोगों को हो जाएगा, तो ये चीज़ें छुपाने वाली नहीं होती हैं, इनको हेल्प चाहिए होती है, इनको सिंपैथी चाहिए होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। अच्छा, हमारी जो इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एजम्पशंस, मिसकंसेप्शंस ऐसा लीड कर जाते हैं कि वो चीज़ जिसके मतलब हम काइंड ऑफ गुनहगार नहीं भी होते हैं, उस चीज़ में भी हम शेम फील करने लग जाते हैं। वही चीज़ है कि अगर एड्स है किसी को तो आप उसको उस नज़र से मत देखिए कि अरे छी छी कितना गंदे, नहीं। दे नीड आर हेल्प, दे नीड आर सिंपैथी, ठीक। दे नीड द प्रॉपर गाइडेंस, दे नीड द प्रॉपर हाइजीन एंड ऑल। अब उनको अपने साथ साथ दूसरों की भी वो रखनी है, ठीक है। Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in collective manner, the chance of wider spread of the disease increased manifold, ठीक। अगर तब तक जब तक सोसाइटी ये रियलाइज नहीं कर देती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमें कलेक्टिव होकर के करनी है, तब तक जो इसके स्प्रेड के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को बता देंगे कि ये शेमफुल है वगैरह वगैरह, तो इंसान बताएगा नहीं, और जब वो बताएगा नहीं तो उसके जो है स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट इज़ अ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। अब ये लाइन्स आप अपने बोर्ड्स वाले उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि बुक के लाइन्स है, तो वही इम्पैक्ट अच्छा डालेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स और मेजर कॉज है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब। वहाँ पे पर्टिकुलर डेटा दे रखा था 25 मिलियन, यहाँ पे ये बताया कि मोर देन 1 मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई इट फ्रॉम इट एनुअली। वहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियंस की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियंस की बात की गई है कि मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो है कैंसर से सफ़र किए हैं, और इनमें से ज़्यादा नंबर जो है वो जो मर जा रहे हैं एनुअली, ठीक है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट, उसका कंट्रोल, कुछ इंटेंस एरियाज हैं जो बायोलॉजी की रिसर्च वगैरह में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है हमारी बॉडी में, एक मिनट, सॉरी बच्चे, जो सेल ग्रोथ होती है, तो डिफ्रेंशिएशन होती है, वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होती है। कैंसर सेल्स में इन मैकेनिज्म का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है। अच्छा, जो नॉर्मल सेल होती है ना, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सेल है मान लो ग्रो कर रही है और ये किसी कॉन्टैक्ट में आएगी, उसके बाद से ये अपनी ग्रोथ रोक देती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो इस प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती हैं, उनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो बस डिवाइड करते रह जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है, और उसकी वजह से ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं। अब जो ट्यूमर्स होते हैं बच्चे, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। जो बेनाइन होता है वो नॉर्मली उसी जगह पे रहता है, कहीं स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत कम डैमेज होता है। मान लो कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई चीज़ ग्रो कर रही है अनकंट्रोल्ड मैनर में, अब क्योंकि ये स्प्रेड नहीं हो रही है तो ये वाला पोर्शन निकालने में ईजी पड़ जाएगा, अगर हमें निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर दूसरे उस पर आप देखें मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो उसमें क्या होता है, ये
स्प्रेड करती हैं। ऑन दी अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स दैट, जिनको हम न्यूप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, ये बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, एज वेल एज ये अपने सराउंडिंग को भी उसी में लपेटे में ले लेती हैं, ठीक है। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व दी नॉर्मल सेल्स बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करने लग जाती हैं, खुद का खाना तो खाती ही खाती हैं, एज वेल एज जो नॉर्मल सेल्स होती हैं इनकी इन्वायरमेंट में, उनसे भी कम्पीट करने लग जाती हैं, उनके वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको भी खाने लग जाती हैं। सेल्स स्लर्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड। अभी क्योंकि ये फैल सकती हैं तो ये ब्लड के थ्रू फैलती हैं, जहाँ पे जा सकती हैं वहाँ मतलब जाती हैं और फिर वहाँ पे फिर से जा करके ग्रोथ करने लग जाती है, ठीक। अब वहाँ पे एक नया ट्यूमर बन जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इस मतलब इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखो सोचने वाली बात है, अगर हमें पहला वाला है, अगर हमें बेनाइन है, कहीं एक जगह है तो ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे कैंसर है, अब हमने उसको निकाल दिया। लेकिन अगर मेलिग्नाइंट है, ये हर जगह स्प्रेड किया जा रहा है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जा रहा है, तो कितनी जगह से क्या क्या निकालोगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात हो जाती है ना। अब देखो जो कॉजेस होते हैं कैंसर के वो क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक। जो कॉजेस होते हैं उनमें क्या क्या फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। अब आपको ये भी नाम याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं जैसे कि एक्सरे, गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी, ठीक, ये डीएनए डैमेज करती हैं और इसकी वजह से न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्या आयोनाइजिंग में कौन कौन से आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, गामा रे आ रहा है। नॉन आयोनाइजिंग में कौन कौन आ रहा है, यूवी आ रहा है। ये क्या कर रही है, डीएनए को डैमेज कर रही है, उसकी वजह से न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम केमिकल कार्सिनोजेन की बात करेंगे तो वो जो टोबैको होता है ना, टोबैको स्मोकर्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा एक कॉज रहा है लंग कैंसर का, ठीक है। इसीलिए उस पर लिखा होता है चेतावनी, आपने अगर कभी पढ़ी होगी तो उसमें लिखी होती है वाली, हालांकि इंसान देखते नहीं है। देखो द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको, ऊपर चुके हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस जिसको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, उनके पास जीन्स होती हैं और इन जीन्स को हम लोग ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। वायरस को क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, जीन्स को क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजीन्स। फर्दर मोर सेवरल जीन्स, इनको हम लोग सेलुलर ऑन्कोजीन्स बोल रहे हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोल रहे हैं, वो नॉर्मल सेल्स में भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये इनएक्टिव होती हैं। अगर इनको वो कंडीशंस प्रोवाइड कर दी गई या वो एक्सपोजर्स हो गए, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर इसके बाद इनका भी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये नॉर्मल हमारी सेल्स में प्रेजेंट हैं, इनएक्टिवेट है, पर अगर हम इनको कोई ऐसी कंडीशंस दे देते हैं, ऐसा एक्सपोजर हो जाता है कि ये एक्टिवेट हो जाए, तो फिर इसकी वजह से कैंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एंड इट अलाउज द डिसीज टू बी ट्रीट। अब देखो एड्स था तो वो प्रॉपरली क्यूरेबल नहीं था, बट अगर कैंसर की जांच हो जाती है अर्ली उस स्टेज में, तो हम लोग इसको प्रॉपर क्योर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसका डिटेक्शन अर्ली स्टेज में हो जाए। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। अब इसका क्या बेसिस रहता है, बायोप्सी रहता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज रहती हैं टिश्यूज़ की, ब्लड की, एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है कि अगर तुम्हारे जो है बोन मैरो टेस्ट करवाओगे उस केस में तो तुम्हें पता चल जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्ट। बायोप्सी में होता क्या है, एमसीक्यू पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि व्हाट हैपेंस इन बायोप्सी करके, ठीक है। अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस, पतले पतले सेक्शंस में काटते हैं, स्टेनिंग होती है उसकी, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रही है ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में आती है बाय पैथोलॉजिस्ट। कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट ही करेगा, ठीक है। अब वो टेक्निक्स जिसमें रेडियोग्राफी आती है, ठीक है, सिटी आती है, एमआरआई आती है, वो भी बहुत यूज़फुल होती हैं। वो जो इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर होता है ना, इनको डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। रेडियोग्राफी के में क्या आएगा आपका, एक्सरे का यूज़ आएगा, सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, और एमआरआई में हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का वो होता है, मैग्नेटिक उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है बच्चे, वो एक्सरे का यूज़ करती है, उससे 3D इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन जो एमआरआई होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को भी यूज करता है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दी लिविंग टिश्यू, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या यूज कर रही है एज वेल एज एमआरआई क्या यूज कर रही है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। वही जो हम लोग एलर्जी में कर रहे थे कि हम लोग डाल रहे हैं, बॉडी के रिएक्शंस देख रहे हैं, अच्छा अगर इस पर वो हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इससे कैंसर हो सकता है या इससे हुआ है, ठीक है।
अब जो टेक्निक्स है मॉलिकुलर बायोलॉजी की, उनको भी अप्लाई किया जाता है टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स, ठीक है, विथ इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स, मतलब उसका भी यूज हो रहा है बेसिकली, ये बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स। हाँ, अगर हम लोग पहले से उन जीन्स का आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, अगर हमें पता है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स मे बी एडवाइज टू, अब हमें पता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं और तुम्हारे अंदर ये जो सेल्स है वो इस चीज़ को लेकर के वो है, मतलब अगर मान लो हमने ये चीज़ ले ली या इसका एक्सपोजर हो गया तो तुम्हारे अंदर जो इनएक्टिव सेल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर हमें पता है ये चीज़ें हैं तो हम उन्हें नहीं लेंगे, तो ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो उन इंडिविजुअल्स को बताया जाता है कि आप एक्सपोजर अवॉइड करिए पर्टिकुलर कार्सिनोजन, मतलब जिनसे उनको हो सकती है, जिनसे वो ससेप्टेबल है। अब इसके एग्जांपल में क्या है, टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर, वी ऑल नो दीज थिंग्स, ठीक है। अब ट्रीटमेंट होता है कैंसर का वो दे रखा है। जो कॉमन अप्रोचेस होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के, उसमें सर्जरी आती है, रेडिएशन थेरेपी आती है, इम्यूनोथेरेपी आती है। इन रेडियोथेरेपी बहुत जो है जबान लड़ जाती है मेरी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरिडेटेड लीथली। अच्छा, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको हम इरिडेट कर देते हैं, मतलब वहां से निकाल देते हैं। जो नॉर्मल टिश्यूज है उनकी प्रॉपर केयर करेंगे, लेकिन जो ट्यूमर मास है उसको निकाल देंगे, ठीक, ये करते हैं। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू केस। अच्छा, ये चीज़ अगर आप, भगवान न करे वैसे तो, मगर अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस रहा होगा जिसमें कैंसर हुआ होगा, तो ये जो कीमोथेरेपी होती है ये बहुत फेमस होती है। एंड यू नो इसकी वजह से क्या होता है कि बाल बाल जो है चले जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी रहती है, हाई उसकी रहती है इफेक्ट की, ठीक है। तो ये भी यूज़ करते हैं हम लोग। Some of these are specific for particular tumors, we know. Majority of drugs have side effects, देखो हेयर लॉस होने लग जाता है, अनीमिया होने लग जाती है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, मतलब तीनों चीज़ों का हम लोग हेल्प लेते हैं कि सर्जरी भी करवा रहे, रेडियोथेरेपी भी करा रहे, कीमोथेरेपी भी करा रहे, ताकि कैंसर यू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अच्छा, आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि वी आर कैपेबल, फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्यों नहीं इसके लिए कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ देखी गई, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी पहचान ही नहीं पाती, डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है, उसका डिस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाती है, ठीक है। देयरफॉर जो पेशेंट्स होते हैं उनको आर गिवन सब्सटेंसेस, जिनको हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स बोलते हैं, जिसको आप अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे तो अल्फा इंटरफ्रॉन हो जाएंगे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हेल्प करता है कि वो डिस्ट्रॉय करे ट्यूमर, ठीक है। अब ये चीज़ें अल्फा इंटरफ्रॉन वगैरह आंसर में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, एज वेल एज एमसीक्यूज में तो ये पूछे जा ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर लर्निंग, रिवाइजिंग। आई होप यू हैव रिवाइज्ड इट वेल। थैंक यू सो मच।